नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। आज हम बात करेंगे 18वें G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। इसको लेकर देश विदेश की मीडिया लगातार चर्चा कर रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि G20 समिट है क्या? क्या आपको पता है कि इससे भारत कितना लाभान्वित होने वाला है? और आपको पता है कि इतने देशों के प्रमुख अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, और कोई नहीं आ रहा तो उसके आने से हमें फायदा भी क्या मिलने वाला है? अर्थव्यवस्था की दृष्टि से और वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल और बायलैटरल रिलेशनशिप की दृष्टि से G20 शिखर सम्मेलन कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, इस पर इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि कैसे मेजबान भारत की वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के बीच में ताकत कद रुतबा बढ़ने वाला है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले दो खूबसूरत तस्वीर आपको दिखा देते हैं, जहां पर तमाम राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत की तैयारी में पूरी तरीके से दिल्ली सज चुकी है। भारत G20 पर नजर बनाए हुआ है। खूबसूरती आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी है कि ताज का दीदार करने के लिए हमारे विदेशी मेहमान पहुंच सकते हैं और कह सकते हैं वह ताज। वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखिए कि रेत से कैसे उकेरा गया है G20 शिखर सम्मेलन। सोशल मीडिया पर तरह तरह की क्रिएटिविटी और टैलेंट G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिखाया गया है और हर कोई बस इतना ही कह रहा है, अतिथि देवो भव। तो दिल्ली की किलेबंदी हो गई है, जमीन आसमान पर चौकसी है, मेहमान आ चुके हैं, मेजबान वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। सबसे पहले मैं सीधे रुख करती हूँ अपने सहयोगी स्नेह कमल का, जो फील्ड में G20 को कवर कर रहे हैं। स्नेह, क्या माहौल है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, और दरअसल दिल्ली वाले क्या इस पे सोच रहे हैं? दिल्ली नहीं बल्कि ये देश की बात है, भारत की बात है और भारत की बढ़ती ताकत की बात। निहारिका जी, अगर देश की करें तो तमाम लोगों से जो है G20 की टीम ने पिछले कई दिनों में बात की। सभी के मन में बड़ा ही हर्ष है, एक सुर सभी कहते हैं ये भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारत में जो है G20 का आयोजन है। वही अगर दिल्ली वासियों की बात करें, दिल्ली के लिए कहीं न कहीं एक गर्व है, साथ ही थोड़ी सी दुश्वारियां भी हैं, क्योंकि जिस तरह दिल्ली के लुटियन जोन में तमाम प्रतिबंध यातायात पे या घूमने प्रतिबंध लगाए, उसको लेकर थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी तमाम दिल्ली वासी कहते हैं हम थोड़ी तकलीफें सह लेंगे, लेकिन ये हमारे देश का, दिल्ली के शान की, दिल्ली का अनुमान की बात है। रही बात जो आपने कहा सुरक्षा की, तो सुरक्षा को लेकर सुबह से आज पूरे सुबह से बात करें तो TV27 की टीम ने तमाम इलाकों का दौरा किया, तमाम क्षेत्रों का जायजा लिया। जगह जगह पे दिल्ली पुलिस के जवान हो, अर्धसैनिक बलों के जवान हो या सेना के जवान हो, चप्पे चप्पे पर तैनात है। तमाम इलाकों में जो बैरिकेड किया गया है, आने वाले सभी वाहन की सघन जांच की जा रही है, सभी लोगों के वैध दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद तब जो है जो कंट्रोल जोन यानी लुटियन जोन जो है वहां पे आने जाने की इजाजत है। हम कह सकते हैं बिल्कुल जो है दिल्ली पुलिस हो, चाहे सेना के जवान हो, चाहे अर्धसैनिक बलों के जवान है, बिल्कुल चाक चौबंद है। रही अगर सुरक्षा की बात करें तो TV27 ने पहले ही बता दिया था कि इस भारत मंडपम का जो इलाका है वहां पर 31 की संख्या में एंटी ड्रोन गन की तैनाती है और 40 से अधिक जो है फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर लगाए गए हैं। कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो, चाहे ड्रोन हो, इस तरह कोई भी चीज अगर उड़ती है तो तुरंत उसको जो है ट्रैक किया जाएगा। जो वहां पे एंटी ड्रोन गन लगाए गए हैं उनसे उन्हें पलक झपकते मार गिराया जाएगा। तो तमाम जो है इलाके हैं वहां पर सेना की निगरानी है। अगर वायु सुरक्षा की बात करें तो नेत्र करके जो भारत का जो है अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम है जो उससे तैनात किया गया। उसके अलावा राफेल विमान से पूरे इलाके की जो है निगरानी की जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल या सेना के जवान तैनात हैं। सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल है। निहारिका जी, कौन से ऐसे मुद्दे हैं स्नेह जो आपको लग रहा है कि इस G20 में सबसे ज्यादा जिस पर जिक्र होगा? एक तरफ मोदी जैकेट का भी प्रचार होगा, चंद्रयान 3 की यात्रा दिखेगी, भारत की संस्कृति 29 देशों की संस्कृति तो दिखेगी, लेकिन साथ साथ भारत की संस्कृति भी देखने को मिल रही है। सजावट में भारत मंडपम है और तमाम क्षेत्रफल जो तैयार है। क्या रंग रौनक और कलेवर आपने देखे जो विदेशी मेहमान जिसको लेकर भारत को लेकर बोले सिर्फ जय हिंद, भारत सबसे महान। निहारिका जी, जिस तरह से अगर आपने कहा कि दिल्ली या G20 में सम्मेलन में ऐसा क्या कुछ खास है जो विदेशी मेहमान इसको पसंद करें या देखें, तो सबसे पहले मैं कहूँगा पूरी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। लुटियन जोन पूरा जगह जगह G20 में झंडे लगे, पोस्टर, तमाम
सजावट के इंतजाम किया गया है। जितनी भी जो प्रमुख इमारतें हैं वहां का अगर रात में अगर देखें तो बिल्कुल एक अलग और अद्भुत देखने को मिलता है। कई जगह लेजर से जो है सजावट की गई है, रंगीन लाइटें डाली गई है। और जहाँ तक अगर इस आयोजन के बारे को प्रमुख मुद्दों की, तो निश्चित रूप से G20 जो समिट है वो दुनिया की 20 आर्थिक बड़ी महाशक्तियों का सम्मेलन है। तो सबसे प्रमुख विषय ही यहाँ पर व्यापार होना, उसके साथ साथ अगर अन्य विषयों की बात करें तो आतंकवाद भी है। लेकिन एक मुद्दा जो सबसे अहम है, इसको लेकर हमने कल विशेषज्ञों से बात की तो उन्होंने कहा पर्यावरण भी इस G20 समिट का एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। निहारिका जी, बिल्कुल, भारत अपने मेगा शो के लिए पूरी तरीके से तैयार है। स्नेह, हम चाहेंगे कि आप नजर बनाए रखें। बहरहाल इस वक्त की जानकारी देने के लिए शुक्रिया। तो G20 शिखर सम्मेलन के जरिए तो G20 शिखर सम्मेलन के जरिए भारत वैश्विक स्तर पर अपनी कूटनीति, अपनी ताकत किस तरीके से दिखाने के लिए तैयार है, जानने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। अनिल जैन जी हैं, जाने माने अर्थशास्त्री। क्योंकि भारत को क्या मिलेगा, क्योंकि दिन के अंत में हम सब जानते हैं कि पैसा बोलता है। वहीं दूसरी तरफ आलोक बंसल जी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट है। भारत की जिनसे नहीं बन रही है तो उनसे कैसे बन रही है, जिससे कोल्ड वॉर है तो चांसेस कितने खत्म हो सकते हैं, कौन से देश आने से हमें फायदा है, कौन से देश नहीं भी आ रहे हैं तो भी फायदा क्या है, ये बताने के लिए आलोक बंसल साहब, फॉरेन एक्सपर्ट, हमारे साथ है। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है और बधाई भी कि देखिए भारत दुल्हन की तरह सज गया है और हम बहुत आगे, कदम आगे बढ़ गए। आलोक बंसल जी, सबसे पहले मैं आपसे सर जानना चाहूंगी कि तमाम देशों की संस्कृति की झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है। मोदी जैकेट की धूम है, मंडपम को हम देख रहे हैं। पूरी तरीके से भारत को मोनेटाइज, कमर्शलाइज करने की कोशिश की जा रही है। दुनिया को बताया जा रहा है कि देखिए ये असली भारत है, वो नहीं जो आप दूर बैठकर देख रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद इस 18वें G20 शिखर सम्मेलन के जरिए कैसे बढ़ने वाला? देखिए, भारत के इतिहास में कभी भी इतने महत्वपूर्ण राष्ट्र नेताओं का एक साथ इतना बड़ा जमावड़ा भारत के अंदर नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए और ये दुनिया को दिखाएगा कि भारत कहाँ पहुंच गया है। दूसरी चीज हमें समझनी चाहिए कि ये जो जमावटा हो रहा है, ये जो G20 की मीटिंग हो रही है, ये ऐसे समय में हो रही है जब रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और दुनिया कोविड के बाद उबरने की चेष्टा कर रही है। तो ऐसे व्यक्ति में अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा रोल है और भारत इस समय जो फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है और हम इस जो सम्मेलन है इसके द्वारा डिजिटाइजेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने साइबर सिक्योरिटी की बात की है, क्योंकि अगर आप डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, यूपीआई जो भारत का एक मीडियम है, रुपे कार्ड, इनको सबको ज्यादा पॉपुलराइज करने की चेष्टा की जाएगी। विदेशी मामलों में भारत एक मध्यस्थता की भूमिका करेगा कि पश्चिमी देशों और जो अन्य राष्ट्रों के बीच में जो दूरियां हैं, जो रूस और पश्चिमी देशों के बीच में, उसको कुछ हद तक ब्रिज करने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसी है स्थिति इस वक्त और इसमें इतने सारे राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष, सरकार के राष्ट्र प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। चीन के भी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति नहीं आ पा रहे, विदेश मंत्री आ रहे हैं, शायद मेक्सिको के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, अन्यथा मेरे ख्याल से अन्य सभी संगठनों और देशों के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष में से कितना कोई अवश्य आ रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत के लिए और ये भारत का जो कद है वैश्विक रंगमंच पर इसके बाद काफी बढ़ जाएगा। तो भारत का जो स्टेटस है वो दुनिया में अब काफी एक प्रबल शक्ति के रूप में भारत उभरेगा इस G20 समिट के बाद। ठीक है, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, आर्थिक अपराध, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यटन और इसके साथ साथ पर्यावरण संतुलन, ये कई ऐसे मसले हैं जिस पर G20 शिखर सम्मेलन में मंथन होगा। अब हम चलते हैं अनिल जैन साहब के पास। अनिल जैन साहब, 85% योगदान दुनिया की जीडीपी में, 75% हिस्सेदारी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, 60% भागीदारी विश्व की जनसंख्या में, 80% सहयोग दुनिया के कुल निवेश का और 60% है वहां दुनिया के कुल क्षेत्रफल का। 20 देश दुनिया के इस बड़े समूह के सदस्य हैं। ये डेटा मैंने आपको दिया है। अब भारत को क्या मिल रहा है मॉनेटरी लेवल पर और फाइनेंशियली भारत कितना मजबूत हो सकता है जब पहली बार ऐसे शिखर सम्मेलन को होस्ट करता है?
जैसे आपने अभी जो डेटा दिया कि भारत जो पूरे ये जो G20 के जो 19 देश हैं, ये जीडीपी का 85% कंट्रीब्यूट करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड का 75% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक तरह का ये बहुत बड़ा एलीट क्लब है जो कुछ चुनिंदा देशों ने बनाया है, और इनका उद्देश्य यही है कि आपस में जो इकोनॉमिक समन्वय है वो उसको स्थापित किया जाए। पिछले जो 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था, फिर अमेरिका में एक सब प्राइम क्राइसिस हुआ, एशियन क्राइसिस हुआ, बार बार ये क्राइसिस हुए और इससे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज हिल गई। चाहे वो एशियन क्राइसिस था जो थाईलैंड जैसे छोटे कंट्री से शुरू हुआ, पर उसने पहले पूरे एशिया को, साउथ ईस्टर्न एशिया को कवर अप कर लिया, और उसके बाद में उसका इफेक्ट ब्राजील जैसे कंट्री तक गया। 1929 के क्राइसिस के बारे में हम सब जानते हैं कि जर्मनी के अंदर जब वो क्राइसिस शुरू हुआ था तो वहां पूरे बोरियों में नोट लेके जाते थे, तब एक रोटी नहीं मिलती थी, ये हालत थी। और उसके बाद अमेरिका के क्राइसिस, टाइम टू टाइम ये जो क्राइसिस आ रहे हैं, शायद इनको ध्यान में रखते हुए कुछ चुनिंदा देशों ने, और जिसकी शायद जो शुरुआत अमेरिका से हुई, अमेरिका ने लीड लिया और ये एक क्लब बनाया, एलीट क्लब। बहुत अच्छी बात है कि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है इस समय। और जब वर्ल्ड एक चैलेंज से पास हो रहा है इस समय, एक सोशल चैलेंज, एक वॉर का चैलेंज, हर तरह का चैलेंज अभी वर्ल्ड में है। और ये जो चैलेंज है, जैसे अभी आपने कहा आलोक जी ने कि यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, ये कहां तक जाएगा, क्या जाएगा, तो इस समय संगठित होना बहुत जरूरी है। और G20 जैसे जो सम्मेलन हो रहे हैं, ये पहले तो हमको संगठित करते हैं, और संगठन में ही शक्ति है। आज अगर ये 20 जैसे 75% और 85% कंट्रीब्यूशन वाले देश अगर संगठित हैं, तो डेफिनेटली आगे आने वाले समय में कोई ऐसा क्राइसिस आता है तो उसको पूरा वर्ल्ड ठीक से एड्रेस कर पाएगा। और क्या हम अधिक निवेश को आकर्षित कैसे कर सकते हैं? एंसिलरी इंडस्ट्री है, एमएसएमई सेक्टर है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर भारत आगे है। इसमें देखिए, दो तरह से देखते हैं हम इसको। G20 का जो कन्वेंशन है, ये एक टेंजिबल बेनिफिट्स और एक इनटेंजिबल बेनिफिट्स। टेंजिबल बेनिफिट्स के बारे में कहना बहुत मुश्किल है कि G20 क्या हमारे को फॉरेन एफडीआई लेके आ सकता है, क्या एफडीआई G20 की वजह से आएगी। इसमें तो बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं। हमारी जीडीपी की ग्रोथ क्या है, इंटरनल पॉलिसीज, एक्चुअल इंटरनल पॉलिसीज क्या है, इंटरनेशनल पॉलिसीज और इंटरनल पॉलिसीज में बहुत फर्क है। गवर्नमेंट की सोच क्या है, स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, कितना सपोर्ट करती है इंडस्ट्री को, हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सोशल कंडीशंस कैसी हैं, सिक्योरिटी कंडीशंस क्या हैं, करेंसी का हमारा कितनी स्टेबलाइज हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि अभी भी जो जीडीपी और डेट रेशियो है वो अभी भी गिर रहा है। और कुल मिला के, बट इंटेंजिबल बेनिफिट्स की मैं बात करूं तो बहुत बड़ा एक परसेप्शन चेंज भारत के प्रति हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। बिकॉज ये जो सरकार है ये बहुत सक्सेसफुल है परसेप्शन चेंज लाने में, कि आज हिंदुस्तान के प्रति, जो हिंदुस्तान को सांपों का देश कहा जाता था एक जमाने में, आज जिस गवर्नमेंट ने जिस तरह से, चाहे वो चांद पे गए हो, चाहे सूरज पे कोई यान भेजा हो, या जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, बाहर से जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस तरह से व्हीकल्स हमारे यहाँ बन रहे हैं, मोबाइल फोन्स हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर के जो हमारे पर्सनल जाके आज अमेरिका में या पूरे वर्ल्ड में हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की धाक है। तो ये जो G20 की मीट हो रही है एक परसेप्शन चेंज लेके आ रही है, और ये परसेप्शन चेंज ही ओवरऑल इकोनॉमिक चेंज लेके आएगा। ये आपकी जीडीपी बढ़ेगी, डेफिनेटली फायदा होगा, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। एंड केवल G20 सम्मेलन से हमें ये कोई इकोनॉमिक बेनिफिट डायरेक्ट आ जाएगा, या एफडीआई कितनी आ जाएगी, या कौन सी इंडस्ट्री बढ़ जाएगी, ये तो अभी कहना मुश्किल होगा। ठीक है, ठीक है आलोक जी, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की थीम पर G20 सम्मेलन है, मतलब वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज माय फैमिली। आलोक जी,
कौन सी ऐसी चीजें, इतने देश यहाँ पर आ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन से देश पर सबसे ज्यादा नजर है? पाकिस्तान के तो वीडियो ट्रोल हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं कि वहां पर क्या माहौल है। जिनपिंग आ नहीं रहे, पुतिन आ नहीं रहे हैं, दोनों अपने विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री को भेज रहे। कौन से ऐसे देश हैं जिस पर हमें सबसे ज्यादा नजर है कि वो हमें सहयोग करें वसुधैव कुटुंबकम की थीम को लेकर? क्या ऐसे तत्काल फैसले हो सकते हैं जिससे दिल्ली के जरिए दुनिया को संदेश मिल जाए? देखिए, पहली चीज तो ये है कि अगर आपने प्रधानमंत्री का जो आर्टिकल आया कल अगर पढ़ा हो, तो उसमें प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इसे जीडीपी सेंट्रिक से लोगों के सेंट्रिक बनाना चाहिए, जन सेंट्रिक बनाना चाहिए, जिसमें लोग पीपल सेंट्रिक बनाना चाहिए। तो इसके लिए जो है फोकस जो है अर्थव्यवस्था से दूर लोगों की कठिनाइयों परेशानियों को दूर करने की ओर जाएगा। और इस तरफ प्रधानमंत्री ने कहा भी कि हमें जो है डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए, इन्फ्लेशन रोकने, जो महंगाई को कम करते हैं उस तरीके के कदम उठाने से दूसरे देशों का नुकसान नहीं होता। डिजिटाइजेशन की मैंने बात की, तो कई ऐसे राष्ट्रों में कई ऐसी कोशिशें की जाएंगी। पाकिस्तान तो G20 का सदस्य नहीं है और ना ही उसका कोई नेता यहाँ आ रहा है। जहां तक सवाल है, मेरे ख्याल से जो सबसे ज्यादा नजर, सही या गलत जो भी कहें, वो इस वक्त रूस और चीन के ऊपर होगी, क्योंकि ये वो दो राष्ट्र हैं जिनके कि राष्ट्राध्यक्ष यहाँ नहीं आ रहे। रूस के विदेश मंत्री आ रहे हैं, चीन के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और ये क्यों नहीं आ रहे इसके बारे में नजरिया क्लियर नहीं है। रूस का तो सबको मालूम है क्यों नहीं आ रहे, लेकिन चीन के राष्ट्रपति क्यों नहीं आ रहे इसके ऊपर किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है। तो उनके क्या कदम होंगे उसकी तरफ सबकी नजर होगी। वैसे विश्व में आज सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, तो यूएस के जो राष्ट्रपति हैं वो आ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज है। ये उनका पहला राष्ट्रपति बनने के बाद भारत का दौरा होगा, महत्वपूर्ण है। पश्चिमी देशों के राष्ट्र लोग आ रहे हैं। ऋषि सुनाक, जो कि भारतीय मूल के इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री हैं यूनाइटेड किंगडम के, वो पहली बार आ रहे हैं भारत। तो कई लोगों के ऊपर ध्यान तो रहेगा, क्योंकि ये इतना बड़ा जमावटा है वैश्विक शक्तियों का, वैश्विक नेतृत्वों का, कि लोगों का ध्यान रहेगा। लेकिन चाहते ना चाहते हुए भी जो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से फोकस रहेगा वो रूस और चीन पे रहेगा। और कई अन्य और नेताएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण लोग आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा राष्ट्रपति बाइडेन आ रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने सऊदी अरब को काफी बदला है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के राष्ट्रपति आ रहे हैं। तो कई ऐसे राष्ट्र हैं जिनसे हमारे को बहुत फर्क पड़ता है, जिनके साथ हम संबंध बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यूएई के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, आगे यूएई के साथ हमारे संबंध बहुत सुदृढ़ हो रखे हैं। हम कोशिश करेंगे कि पश्चिम एशिया में हमारे संबंध और सुदृढ़ हो। पश्चिमी देशों से क्या रियायतें मिल सकती हैं डेट रिस्ट्रक्चरिंग के माध्यम में, या महंगाई कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, और हमारी कोशिश होगी। लेकिन जो अंततः कोशिश होगी वो ये होगी कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसमें सबको हम साथ लेकर चल सकें, क्योंकि बिल्कुल सर, यहाँ पर देखिए G20 का कि कुछ देश पहले ही भारत आने से पहले, धरती पर कदम भारत की रखने से पहले ही बोल चुके हैं इसे नो टू कट्टरवाद। जहाँ देश एंटी भारत गतिविधियों को पनपने दे रहे थे, वो देश भी अब न्यूट्रल हो गए हैं, उन्होंने मैसेज दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ इसे कुछ लोग 2024 के चुनाव में बहुत अच्छी तरीके से बुलाने की तैयारी भी कर रहे हैं। इन तमाम चीजों से दूर भारत जो एक मेजबान है, वो वैश्विक स्तर पर बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा है, अर्थव्यवस्था के तौर पर, कूटनीति के तौर पर भी। और इसी कारण दुनिया भारत देख रही है, भारत का दम देख रही है। इसीलिए G20 को हम लगातार एक सुंदर स्वर्णिम अवसर के तौर पर देख रहे हैं। धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। नरेंद्र मोदी की कूटनीति, भारत का दम, दिल्ली की तैयारी और G20 के जरिए जिस तरीके से संदेश और सबक और मैसेज देने की जरूरत है, उसके लिए गवाह बन चुकी है दिल्ली। G20 से फायदे ज्यादा हैं, नुकसान कुछ नहीं है। अर्थशास्त्र के तौर पर वैश्विक स्तर पर भारत उभर रहा है, रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, मेजबान तैयार है और मेहमान भी तैयार हैं। खुशी का माहौल है, वजह है G20 जो बन गया है एक अवसर। नमस्कार।